हेलो फ्रेंड्स, हम आज का द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम आज मोस्टली एडिटोरियल सेक्शन डिस्कस करेंगे और ओपिनियन पेज डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। तो अब हम चलते हैं एडिटोरियल पेज पर, जिसमें फर्स्ट एडिटोरियल असर रिपोर्ट पर आया था, जो कि कल निकली। आपको पता ही होगा असर रिपोर्ट कौन निकालता है। प्रथम एनजीओ निकालती है असर रिपोर्ट। और ये कहाँ का सर्वे करती है? रूरल डिस्ट्रिक्ट्स का सर्वे करती है। रूरल डिस्ट्रिक्ट्स कौन से डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं? जहाँ पे 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन रूरल होती है। अब ये आर्टिकल में क्या बताया गया? द डिजिटल पिवट इन इंडिया स्कूलिंग सिस्टम रिस्क पुशिंग इट इनटू डीपर इनइक्वालिटी 7 months after schools shut down across the country to tackle the pandemic. A majority of children without access to internet has been thrown into distress, a handful to the point of self-harm, as several reports in this newspaper attest by an exclusionary mode of learning. तो इंडिया स्कूलिंग सिस्टम पैंडमिक की वजह से और भी ज़्यादा डीपर इनइक्वालिटी में चला गया है। 7 महीने तक स्कूल बंद रहे हैं पैंडमिक को टैकल करने के लिए। बहुत सारे चिल्ड्रन जिनके पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं है वो डिस्ट्रेस में चले गए हैं, और कुछ तो इस पॉइंट तक चले गए हैं कि उनको सेल्फ हार्म होने लगी है और एक एक्सक्लूशनरी मोड ऑफ लर्निंग हो गया है। क्या क्या रिपोर्ट ने कंफर्म किया? असर रिपोर्ट, जो कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है, उसने फ़ोन सर्वे किया था 60,000 ऑड स्टूडेंट्स अक्रॉस रूरल इंडिया। उसने क्या फाइंडिंग्स है उसमें? ओनली 1/3 ऑफ द सर्वेड चिल्ड्रन हैड एक्सेस टू ऑनलाइन लर्निंग। so 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स के पास ही ऑनलाइन लर्निंग को वो एक्सेस कर सकते हैं। ओनली 11% had access to live online classes. That the burden of digital inequality has fallen on children shows up in the data. As many as 24.3% of the children said they had not received any learning material from the school in the week the survey was held, because they had no smartphone. Almost 75% of that interaction with the school was over via WhatsApp. तो 24.3% बच्चों ने बोला उन्हें कोई भी लर्निंग मटेरियल नहीं मिला है स्कूल से, शायद क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन ही नहीं था। और 75% जो भी इंटरेक्शन हुए हैं बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट्स वो व्हाट्सएप के ऊपर ही हुए हैं। Parents also appear to be acutely aware that the smartphone is the new English medium education in the way it overlays and deepens age-old hierarchies. Parents का भी ये मानना है कि जो न्यू इंग्लिश मीडियम एजुकेशन है उसमें फ़ोन भी कहीं रोल प्ले करता है एज ओल्ड हायरार्कीज को डीपेन करने के लिए। The survey reports that 11% of parents bought a phone during the lockdown to prevent an interruption in their child's learning. 11% पेरेंट्स ने फ़ोन लिया है लॉकडाउन के टाइम में ताकि उनके बच्चे की लर्निंग में इंटरप्शन ना हो। A surge in the use of smartphones as compared to 2018 has not been accompanied by greater access. भले ही स्मार्टफोन्स फैमिली जो ओन करती है वो बढ़ गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को एक्सेस मिल गई हो इसकी। विच itself shows that the technological solutions on their own can't be enough to address their unforeseen crisis. इससे हमें ये पता चलता है कि टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस ही काफ़ी नहीं है अनफोर्सिन क्राइसिस को डील करने के लिए। What schools, both private and public, have done well is in reaching textbooks and worksheets to 80% of students. जो schools ने अच्छा किया है, प्राइवेट हो या पब्लिक, बस ये किया है कि उन्होंने टेक्स्ट बुक्स और वर्कबुक 80% ऑफ स्टूडेंट्स तक पहुंचा दी है। The ASER report offers a snapshot of the churn in the education system and also how inherited disadvantages continue to affect quality of learning. For instance, children with parents educated till class 10th had a markedly better access to learning in these months than the children of parents with fewer years spent in school. जिनके मम्मी पापा पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े हुए हैं, क्लास 10 तक पढ़े हुए हैं, उनको ज़्यादा मतलब पता है कि एक्सेस टू लर्निंग का क्या है। और उन बच्चों के पास बेटर एक्सेस टू लर्निंग थी जिनके पेरेंट्स ने ज़्यादा स्पेंड किया है अपना टाइम स्कूल में। The report maps the crisis but also holds out responsibility. For the private schools, it is a prod to rethink an online only mode of learning. For government schools, the growth in footfall is an opportunity to improve the quality of teaching and retain students. It is possible, as has been shown by government schools in Karnataka and Kerala, among others during lockdown. ऑथर का ये कहना है कि केरला और कर्नाटक ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है स्कूल लर्निंग में ड्यूरिंग लॉकडाउन, तो बाकी सबको भी उससे कुछ लेसन लेना चाहिए। द एक्सपीरियंस ऑफ सदर्न स्टेट्स इन द पास्ट डेकेड proves that investment in a public school system multiplies opportunities manifold.
The AAP government in Delhi has shown that it makes for good politics. सदर्न स्टेट्स के एक्सपीरियंस से पता चल सकता है कि अगर आप स्कूल सिस्टम में इन्वेस्ट करोगे तो आपके अपॉर्चुनिटीज़ मैनी फोल्ड हो जाती हैं। आप गवर्नमेंट ने जो दिल्ली में एजुकेशन पे इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है तो उससे वो पॉलिटिक्स में भी उनके लिए यूज़फुल है। Till a vaccine is found, a resumption of classes is not a far way off. In the interim, all stakeholders have to come together to minimize both loss of learning and the emotional turmoil that comes from being left behind. जब तक वैक्सीन नहीं मिल जाती तब तक क्लासेस का रिज्यूम होना तो बहुत दूर की बात है। तो बीच में हम क्या कर सकते हैं, सारे स्टेक होल्डर्स को कोशिश करनी चाहिए कि लॉस ऑफ लर्निंग को मिनिमाइज़ किया जाए और इमोशनल टर्मोइल जो कि ऐसा होता है कि हम पीछे छूट गए हैं उससे बच्चों को डील करवाया जाए। नेक्स्ट है ट्रस्ट इन डेटा। विद कोविड-19 टेस्टिंग कैपेसिटी एट एन ऑल टाइम हाई, onus is on authorities to ensure accuracy integrity of information. कोविड-19 का जो भी डेटा पब्लिकली डिस्प्ले हो रहा है तो उसमें कुछ दिक्कतें हैं, उसमें कुछ ग्लिचेस देखे गए हैं कि क्या क्या ग्लिचेस हैं। On several occasions during the pandemic, epidemiologists, public health experts, and academics have raised concerns about India's COVID-19 data. Pandemic, epidemiologists, public health experts, सबने COVID-19 के डेटा के बारे में कुछ रेस किए हैं कंसर्न. A lot of these problems could be ascribed to the enormous public health challenge. In the early months, the central and the West Bengal government bickered over the state death count. The toll at the national capital's hospitals was far more than claimed by the Delhi government, and for weeks, the mortality data released by the government of the country's worst affected state, Maharashtra, did not match the ICMR figures. तो महाराष्ट्र डेटा, वेस्ट बंगाल, सबके डेटा में कुछ ना कुछ जो वो बोल रहे थे और जो एक्चुअल डेटा था वो सही नहीं था, दोनों अलग अलग बता रहे थे. To their credit, the airing agencies identified the glitches, and by September, it seemed that they had put their house in order. तो जो भी ग्लिचेस थे एयरिंग एजेंसीज ने उनको फाइंड कर लिया और बाई सितंबर उनको वापस से ऑर्डर में लगा दिया गया. नाउ विद द पैंडेमिक शोइंग अर्ली साइंस ऑफ अबेटिंग, क्वेश्चंस over data have been raised again. The charge this time is far more serious than of administrative inaptitude. The managing director of one of the country's top diagnostic laboratories has told this paper that authorities in some districts are trying to control testing processes in order to show a better scorecard. इसमें किसी कोई डायरेक्टर है, एमडी या किसी टॉप डायग्नोस्टिक लैब का, उसका ये कहना है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जानबूझ के टेस्टिंग प्रोसेसेस को कंट्रोल करना चाह रहे हैं ताकि उनका बेटर स्कोर कार्ड दिखे कि उनके यहाँ कम कोविड-19 पॉजिटिव केसेस है. The central and the state governments must investigate the use of such devious tactics and take corrective action. On Thursday, the Union Health Ministry informed that on an average nearly 11 lakh tests were conducted daily in the past 6 weeks. Daily कुछ 11 lakh tests हो रहे हैं. According to the ministry, the country now has the resources to conduct more than 15 lakh daily tests. The steady expansion of testing is one of the recent successes in the country's battle against the coronavirus. As Prime Minister Narendra Modi urged in his address to the nation last week, we should improve upon the situation, not allow it to deteriorate. इसलिए डेटा एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो बेयरली अ वीक जब पीएम मोदी ने वार्न किया था कि इन्फेक्शन स्पॉट हो रहे हैं, तो अगर हम करेक्टली डेटा नहीं दिखाएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कहाँ हॉट स्पॉट बनाने हैं, कहाँ कंटेनमेंट मेजर्स लेने हैं. तो ये होना चाहिए कि हमें डेटा को नहीं हाइड करना चाहिए और हमें डेटा पब्लिकली डिस्प्ले करना चाहिए. अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पे आ जाते हैं जो कि है द रॉन्ग लिंक. ये फार्मर्स बिल के ऊपर है. तो ऑथर ने लिखा है जो रिसेंटली इनेक्ट हुए द फार्म बिल्स, उन्होंने डिबेट ट्रिगर कर दी है ऑन द डिजायरेबिलिटी ऑफ द एमएसपी रिजीम. ये बहुत स्ट्रेंज आउटकम है ऑथर के अकॉर्डिंग, क्योंकि बिल्स ये तो नहीं कह रहे हैं कि वो एमएसपी हटा देंगे. बस all it does is allow free entry to agents who wish to set up markets, whether they be private individuals, producer collectives or cooperatives. बिल ये नहीं कह रहे वो एमएसपी हटा देंगे, बस वो ये कह रहे हैं कि फ्री एंट्री हो जाएगी एजेंट्स की जो भी मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, वेदर वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो, प्रोड्यूसर कलेक्टिव्स हो या फिर कोऑपरेटिव्स हो. This means that the Food Corporation of India and other associated agencies can procure in the traditional mandis or in a new market established under the law. So the argument that it is the mandis cease to exist, the procurement will also cease is in fact flawed.
But the staunch defenders of the bills, instead of making this point and stopping at that, are questioning the MSP regime in the same breath. ऑथर का ये कहना है, जो कि आर्ग्यूमेंट है, कि मंडीज अगर एग्जिस्ट करना सीज कर देंगी तो प्रोक्योरमेंट भी सीज हो जाएगा। तो ऑथर के अकॉर्डिंग ये आर्ग्यूमेंट बहुत ही ज़्यादा फ्लॉड है, क्योंकि एमएसपी रिजीम उसकी वजह से नहीं रुकने वाला है। एल्सवेयर एक शांता कुमार कमेटी बनी थी, जिसका ये मानना था कि MSPs are anyway irrelevant for most of the farmers in the country. This linkage of the farm bills with the MSP only adds to the apprehension that farmers have about the bills. Instead of allaying their fears if they are asked to choose between the MSP system and the market, the debate on farm bills becomes unnecessarily ideological. It is true that the procurement has remained confined to only a few crops, but as an analysis in this paper shows, the benefits to the farmers even beyond Punjab and Haryana are certainly not negligible. ये बोला गया है कि एमएसपी का फ़ायदा सिर्फ फ्यू क्रॉप्स में मिलता है, जो प्रोक्योरमेंट होता है वो सिर्फ फ्यू क्रॉप्स तक के लिए होता है। लेकिन एनालिसिस से पता चला है कि जो फ्यू क्रॉप्स का सिर्फ फ़ायदा वो सिर्फ पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स को नहीं मिलता है, वो और भी फार्मर्स को मिलता है। इट इज़ ट्रू दैट ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन बेनिफिट्स डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट, बट वन कांट इग्नोर द इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ दिस टू ऑल फूड ग्रेन प्रोड्यूसर्स इन द कंट्री। Procurement of wheat and rice is from a fraction of the grain producers, but it is around 35% of the total grain production in the country. तो जो procurement होता है MSP पे 35% of the total grain production in the country होता है। As the procurement significantly exceeds the PDS requirement, this creates additional demand in the food grain market, पुशिंग अप द प्राइजेस। अब प्रोक्योरमेंट जितनी फूड ग्रेन्स है उससे बहुत ज़्यादा हो जाता है, जितनी डिमांड होगी फूड ग्रेन्स उससे बहुत ज़्यादा प्रोक्योरमेंट हो जाता है। इससे क्या होता है, डिमांड राइज कर जाती है और प्राइस राइज कर जाता है, जो कि हेल्पफुल होता है। जब इंटरनेशनल प्राइसेस लो हो रहे हो तो ऐसे डिमांड बढ़ा के आप प्राइसेस बढ़ा दो तो फार्मर्स को फ़ायदा ही होता है। द RBI's एनुअल रिपोर्ट ऑफ 2017-18 analyzes the impact of MSP based procurement on the food prices. It conclusively shows that MSP is a leading factor influencing the output prices of the farm produce in the entire country. Gulati is offering an either or choice to the farmers. They should either embrace the inefficient and costly MSP system or opt for open markets. This is problematic. अब ऑथर का क्या कहना है? ऑथर का ये कहना है कि above all, the debate on whom and how the state should support is an issue that should be addressed independent of the Farm Act. Presenting these acts as an alternative to MSPs will not persuade farmers and they can't be blamed for them. तो ऑथर का ये कहना है कि जो MSP है और जो फ्री मार्केट है, ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें, आप इन दोनों को एक साथ मर्ज करके नहीं देख सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पे जाएंगे, जो कि है लॉस्ट इन पेरिस। तो ये थोड़ा फिलोसॉफिकल आर्टिकल है, इसमें ऑथर ने आइडियाज़ के बारे में बताया है। You can't kill an idea with another idea, but you can always kill a human being with an idea. ऑथर का ये कहना है कि आप एक आइडिया को एक आइडिया से नहीं मार सकते हो, पर हाँ आप ऑफकोर्स ह्यूमन बीइंग को तो मार सकते हो अपने आइडिया की। जैसे कोई रेडिकल इस्लामिस्ट है तो वो उस आइडिया में बिलीव करता है, तो वो किसी और को मार सकता है अगर वो माने कि उसके आइडियाज़ को नहीं अपहोल्ड किया जा रहा है। लेट अस टॉक ऑफ टू आइडियाज़ दैट ऑफन कम टू ब्लोज विद वन अनदर। पहला आइडिया जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का है, और दूसरा आइडिया जो कि सेक्रेटनेस ऑफ ए रिलीजियस सिंबल का है। किसी ने कार्टून्स बना दिए थे रिलीजियस सिंबल के, इस केस में प्रॉफिट ऑफ इस्लाम मोहम्मद के। तो अ डेडिकेटेड टीचर इन पेरिस जिसने कार्टून्स अपने बच्चों को दिखाए इन गुड फेथ, ही बिलीव्स इट इज़ नेसेसरी फॉर द सेक ऑफ द फर्स्ट आइडिया। उसे लगा कि उसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो उसने दिखा दिए। आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, नाइदर डू ऑल द मुस्लिम्स आई नो, but there are some Muslims, some custodians of the religious symbol in France who gets outraged. तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम यहाँ से पढ़ते हैं। ऑथर का कहना है टू बॉडीज टू डेथ, डेथ इज अ फिजिकल मैटर, सो इज सफरिंग। Even mental afflictions have physical consequences. All pain is felt in the body that is not immortal. दो बॉडी दो डेथ, डेथ एक फिजिकल मैटर है और सफरिंग भी एक फिजिकल मैटर ही। इवन मेंटल एफ्लिक्शंस हैव फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। सारा पेन बॉडी में फेल्ट होता है। द बॉडी दैट इज नॉट इमॉर्टल। द टू आइडियाज डू नॉट डाई, द कॉन्फ्लिक्ट डज नॉट डाई, दे हैव नो बॉडी दैट कैन बी beheaded और शॉट। आप किसी को मार के उसके आइडिया को तो नहीं मार सकते हो ना। दे कांट बी थ्रेटेंड, imprisoned, abused, tortured, killed. All this can only happen to the bodies that espouse either and more of the ideas.
It does not matter whether the ideas are good or bad, or as is often the case, both good bad. What matters is that ideas do not have a body. तो आप किसी को मार के भी उसके आइडियाज़ को नहीं मार सकते, आइडियाज़ हमेशा जिंदा रहते हैं। तो जो भी कर रहे हैं लोग, एक दूसरे को मार रहे हैं, तो उससे उनके आइडिया तो नहीं मरने वाले हैं। जैसे किसी का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का आइडिया है तो वो तो अभी भी रहेगा ही। Hence, these two ideas continue to be at loggerheads. France believes constitutionality in secularism and freedom of expression, and inevitably feels the need to buttress these ideas. Its president makes a strong speech reiterating such values. The fact that elections are just a year away adds urgency to the speech. अब ऑथर का क्या कहना है कि उसने अपना कुछ फ्रांस में जो उसके टीचर्स उसको कॉल किया था, वो फ्रेंच है, मतलब वाइट भी हैं कैथोलिक भी हैं, बट दे टीच इन स्कूल्स। तो ऑथर ने उससे कभी कॉल करके पूछा होगा कि आपका इसके बारे में क्या स्टैंड है। तो उन्होंने बोला, जैसे फ्रांस के प्रेसिडेंट ने बोला ना कि आप कैरिकेचर्स दिखाओ, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है। तो एक टीचर का कहना था, हाउ डू आई गेट अक्रॉस टू स्टूडेंट्स हु फील दैट आई एम जस्ट इंसल्टिंग देयर कल्चर, आई एम श्योर दे वोंट से एनीथिंग टू मी बट आई माइट लूज देम फॉर एवर। और यहाँ पे फिर ऑथर का कंक्लूसिव क्या है, ऑथर का कंक्लूजन ये है, द बॉडी नीड्स टू बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ विदाउट retribution. But say those who object to absolute freedom of expression, what if the body expresses hatred for others, hatred that can induce some angry, confused man on the other side this time to take a gun and shoot down Muslims? Yes, that danger is always there. It exists on all sides. There are laws to prevent it, but note, it is the danger to the body. Finally, this idea or that can be used to threaten, imprison, abuse, torture, kill the body. Do not fight for this idea or that idea if it is at the cost of the body. Stand by the body, let it be free to live and not suffer. ऑथर का ये कहना है कि बॉडी को एक्सप्रेस करने देना चाहिए जो भी इसके आइडियाज़ है, विदाउट रेट्रीब्यूशन। और एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, और किसी भी आइडिया को बॉडी के ऊपर कंसिडर करके नहीं लेना चाहिए, मतलब बॉडी के कॉस्ट पे किसी भी आइडिया को प्रेवलेंट कराने का तरीका नहीं होना चाहिए। अब हम, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, so thank you and have a nice day.